हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप्स यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एफएम के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, राइट? तो जैसे कि कल सीएस प्रोफेशनल वालों का ओल्ड सिलेबस वालों का पेपर है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्लास को आप लास्ट मोमेंट रिवीजन के तौर पे ज़रूर देख के जाइएगा, बिकॉज 45 टू 60 मिनट्स के अंदर आई विल बी कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हो सकता है आपके पेपर में कल देखने को मिले. ठीक है. और सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी जरूर इस क्लास को देख के जाइएगा, बिकॉज बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि एज इट इज़ जो मैं कराऊं वो आपके पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिले. ठीक है. चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला चैप्टर आई एम गोइंग टू पिक दैट इज पोर्टफोलियोज. ऊपर हेडिंग डालेंगे पोर्टफोलियोज. ठीक है. और थोड़ा सा स्पीड रहेगा बच्चे. आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी देखेंगे जरा. देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन आप लोगों को पढ़ाया गया था दैट वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस, राइट? सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा अबाउट रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, फिर आपने पढ़ा अबाउट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है जी. जब हम रिटर्न की बात करते हैं बेटा, तो आप सबको याद होगा कि रिटर्न को जब हम निकालने की बात करते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी. उसमें हमने दो तरीके पढ़े थे, या तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन, सो दैट वाज सम ऑफ ऑल रिटर्न्स जो कि आपको पास्ट ईयर्स की गिवन होंगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. या फिर हम लोग इसको एस्टिमेट करते थे ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस, तो उसका फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटर्न. ठीक है जी. और व्हेन आई टॉक अबाउट रिस्क, तो रिस्क को हम डिनोट करते थे विद स्टैंडर्ड डेविएशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकालने के लिए आपको दो तरीके बताए गए थे, दैट वाज आर माइनस आर बार का स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय एन, या फिर आर माइनस आर बार का स्क्वायर समेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, राइट? सो दिस वाज द वे वी यूज टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी. ठीक है सर. और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, इफ यू रिमेंबर, तो इसको हम किसी भी सिक्योरिटी का टोटल रिस्क बोलते थे. क्या बोलते थे? टोटल रिस्क. बिल्कुल सही. फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों को सिक्योरिटी से रिलेटेड एक सिस्टमैटिक रिस्क भी पढ़ाया गया था. सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता था फ्लक्चुएशन इन द सिक्योरिटी ड्यू टू मार्केट. ठीक है ना. इसको हम डिनोट करते थे विद बीटा फैक्टर. और अगर आपसे कोई पूछता था कि हाउ टू कैलकुलेट बीटा फैक्टर, तो आपको याद होगा कि किसी भी सिक्योरिटी का बीटा कैसे निकलता था, उस सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट. तो ये एक फॉर्मूला हम यूज करते थे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बीटा ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. ठीक है सर. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ओवर मार्केट इनटू आर. और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आर यानी कि कोरिलेशन को हम लिख सकते थे कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. कुछ याद आ रहा है? तो ये कट जाएगा हमारा, और इसको हम लिख सकते थे कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर. और कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर को हम क्या बोलते थे? वेरिएंस ऑफ मार्केट भी कहते हैं. ठीक है जी. लीजिए, तो आपके पास कुल मिलाकर बीटा को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास. एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दूसरा सीधा सीधा कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट. क्लियर है? और वेरिएंस ऑफ मार्केट को हम क्या बोलते थे? कम ऑन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर. बहुत बढ़िया. सर अगर आपको याद हो तो बीटा का कुछ इंटरप्रिटेशंस होते थे. अगर बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्चुएशन इन द सिक्योरिटी एंड फ्लक्चुएशन इन द मार्केट बोथ आर सेम. दैट मींस इफ मार्केट इज मूविंग अप बाय 10%, सिक्योरिटी विल आल्सो मूव बाय 10%. And if beta is equal to less, suppose more than 1, so that means fluctuation in the security is more than fluctuation in the market. और अगर बीटा लेस देन 1 है तो हम स्ट्रेट अवे बोलते थे कि फ्लक्चुएशन इन द सिक्योरिटी इज लेस देन फ्लक्चुएशन इन द मार्केट. तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं. सपोज बीटा इज इक्वल टू 1.2, तो इसका मतलब सिक्योरिटी का जो भी फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन इन सिक्योरिटी जो भी होगा, क्या वो 1.2 टाइम्स होगा किसका? फ्लक्चुएशन इन मार्केट.
क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके से हम लोग बीटा को यूज भी करते थे। बिल्कुल सही है सर। बीटा का बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है, मैं अभी आगे जाके और भी डिस्कस करूंगा, बट ध्यान रखना अभी मैंने सिर्फ ये सिखाया हाउ टू कैलकुलेट बीटा। ठीक है सर। सर इसके बाद अगर आपको याद हो तो मान लो दो सिक्योरिटीज दी हुई हैं ए और बी, और अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सिलेक्ट करना है इन दोनों में से कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट है, तो आपको याद होगा हम लोग रिस्क एंड रिटर्न को बेसिस बनाते थे। इसमें हमने तीन तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी। अगर मान लो आपको रिटर्न्स गिवन है 15-15, सपोज दोनों का रिटर्न गिवन है 15-15%, और इसका रिस्क गिवन है सपोज करो 6 और इसका 7, तो आपको याद होगा रिटर्न अगर सेम है तो जिसका रिस्क लो होगा वो बेटर होता था। ठीक है। और अगर रिस्क सेम है तो फिर हम लोग देखते थे जिसका हाई रिटर्न होगा, और अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो फिर अगर आपको याद हो तो हम निकालते थे कोवेरियंस। याद करो क्या निकालते थे? सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो कैसे निकालते थे हम? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न इनटू 100। कुछ याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगाते थे और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होता था क्या वो हमारा आंसर होता था। जिसका सीवी लो डेफिनेटली वो हम ऑप्ट कर लेते थे। क्लियर हो गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हमने सिलेक्शन ऑफ टू सिक्योरिटीज को भी समझा। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पोर्टफोलियो बनाना समझा था कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज करो दो सिक्योरिटीज है, उनको जोड़कर क्या हमने एक पोर्टफोलियो बनाना सीखा था? बिल्कुल। कौन बताएगा? जब हम पोर्टफोलियो बनाना सीखते थे तो इसके अंदर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, वो ये कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर हमें रिटर्न निकालनी हो या पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर आपको रिस्क निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। तो आप बताएंगे बेटा पोर्टफोलियो रिटर्न या कंबाइंड रिटर्न एक ही बात होती थी। उसमें आपने रिटर्न वन वेट वन प्लस रिटर्न टू इंटू वेट टू, क्या इस तरह से हम करते थे। और वेट्स का मतलब क्या होता था? वेट वन का मतलब क्या है? अमाउंट इन सिक्योरिटी वन डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, दैट इज वेट। वेट आ जाता था। मान लो आपके पास टोटल 10,000 है, उसमें से 2,000 आपने सिक्योरिटी वन पे लगा रखे हैं, तो आउट ऑफ 10,000 अगर आप 2,000 लगा रहे हो तो क्या वेट विल बी 0.2। ठीक है ना, और ऐसे 10 में से अगर आप 8 लगा रहे हो तो वेट विल बी 0.8। दिस इज द वे वी यूज टू कैलकुलेट द वेट्स। ठीक है सर। लेकिन जब हम रिस्क की बात करते थे तो आपको याद होगा कि रिस्क में हम लोग तीन पैरामीटर लेते थे, एक रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज, एक उनका वेट, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी दैट वाज कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज। आपको याद होगा कि कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग यूज करते थे वाइल कंप्यूटिंग कंबाइंड रिस्क। तो इसको निकालने से पहले हम लोग हमेशा क्या सीखते थे? हाउ टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए आप में से कौन बताएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जब भी बात आएगी तो क्या इसकी वैल्यू, पहले तो डिनोट किससे करते थे? स्मॉल आर से, और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, यानी कि -1 के उस तरफ नहीं जा सकता, ये 1 से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये इसका रेंज बाउंड होता था। क्लियर है? और आर निकालने का तरीका क्या होता था? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आई होप सो ये आपको याद है। ठीक है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कोवेरियंस कैसे निकालते थे, तो कोवेरियंस निकालने के लिए भी हमने दो तरीके पढ़े थे। कौन कौन से बताओ? समेशन ऑफ आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार डिवाइड बाय एन। ठीक है ना, या फिर आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार, ठीक है ना, इनटू पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज वी यूज टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर r की वैल्यू +1 आ जाएगी तो इसका मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ेगी तो दूसरी भी एग्जैक्टली 10% से बढ़ेगी। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रैक्टिकली ये नहीं होता, बट यस क्योंकि आप इस समय जो भी पढ़ रहे हो वो एक फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो यहां पर कंप्यूटेशन करते समय +1 आ सकता है। ठीक है ना, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब सपोज करो कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना आ गया और आपसे पूछा जा रहा है बताओ कंबाइंड रिस्क कैसे निकलेगी। तो मेरे बच्चे कंबाइंड रिस्क निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियोज कैसे निकालते थे, तो उसका एक तरीका मैंने आपको बताया था लर्न करने का। रिस्क वन वेट वन, रिस्क टू वेट टू का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था हमने। लेकिन इसके अंदर फिर हम लोगों ने एक और चीज करी थी, वो क्या
इसको अगर हम खोलेंगे, रिस्क वन वेट वन स्क्वायर, रिस्क टू वेट टू स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ रिस्क वन वेट वन, risk 2 weight 2 into R. R stands for coefficient of correlation between 1 and 2. तो उसके लिए हम पहले R निकाल लेते थे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे फीड करते थे। अब आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, वो क्या था कि इन केस अगर R की वैल्यू +1 हो तो क्या हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, रिस्क वन वेट वन प्लस रिस्क टू वेट टू डायरेक्ट। ठीक है जी। और अगर R की वैल्यू -1 हो तो हम रिस्क वन वेट वन माइनस रिस्क टू वेट टू। सब डेरिवेशन दी हुई है मैंने, तो आपको आई होप सो सब याद आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने हमारा टॉपिक यहाँ पे कर दिया खत्म। अब अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था, याद करते हैं। सर हमने पढ़ा था टू फाइंड आउट वेदर अ सिक्योरिटी इज करेक्टली प्राइस्ड और नॉट। अगर मुझे ये पता लगाना है कि कोई भी गिवन सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस्ड है या नहीं, तो उसके लिए आपको याद होगा हम लोगों ने एक मॉडल पढ़ा था, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। याद आ रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मैं आपको सिखाता था हाउ टू कैलकुलेट डिजायर्ड रिटर्न। अब डिजायर्ड रिटर्न निकालने का तरीका होता था RF प्लस बीटा RM माइनस RF। कुछ याद आ रहा है हमें? बिल्कुल, सब डेरिवेशन दी हुई है। सो आई एम सो फास्ट, आई नो, बस बिकॉज क्योंकि ये रिविजन एंड आई वांट कि 45 टू 60 मिनट्स के अंदर आई आई वॉन्ट टू टच मोर चैप्टर्स, तो थोड़ा सा इसलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, सपोज करो कि जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया आपका डिजायर्ड रिटर्न आ गया 15%। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू आर डिजायरिंग। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उसी सिक्योरिटी का एक्चुअल रिटर्न 16 है, तो कौन बताएगा व्हेन AR इज मोर देन व्हाट यू डिजायर, तो क्या ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? बिल्कुल। और अच्छी सिक्योरिटी हमेशा हमें क्या लगती है? अंडर प्राइस्ड। तो ये हमें कमेंट करना भी आना चाहिए। ठीक है ना? सो इफ योर एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन व्हाट यू डिजायर, द सिक्योरिटी इज वेरी गुड एंड सच सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अंडर प्राइस सिक्योरिटी। इन केस उल्टा कर दूं मैं, AR अगर कम है DR से, मतलब आपको तो चाहिए था 15, सिक्योरिटी दे रही है 14, तो दैट मीन सिक्योरिटी बहुत अच्छी तो नहीं है। तो फिर ऐसी सिक्योरिटी को हम यहाँ पे क्या नाम देते थे? ओवर प्राइस्ड। ठीक है जी। और अगर AR एंड DR बोथ आर सेम, तो फिर हम यहाँ पे बोलते थे द सिक्योरिटी इज करेक्टली प्राइस्ड। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, ये सारी बातें हमें समझ आती हैं। ठीक है सर। और मैंने बार बार बोला DR कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा बाय CAPM मॉडल, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद अगर आपको याद हो, अच्छा मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को पढ़ रहे हो तो इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम मार्केट का। और जैसे ही बीटा के साथ आ जाता है ये, तो ये बन जाता है रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी। तो याद रखना कि पेपर में कई बार ऐसा होगा। एक सेकंड जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कट रहा है स्क्रीन से ना। एक सेकंड, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यस, अब सही है। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि ये हमने बोला था कि ये है हमारा रिस्क प्रीमियम मार्केट का, और ये जब बीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बन जाता है रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी का। तो ये ध्यान रखना कि पेपर में कहीं ऐसा तो नहीं है रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। अगर रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम दिया है, तो फिर उस क्वेश्चन में बीटा नहीं होगा। और अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है तो बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते ही वो बन जाता था सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। क्लियर है? ठीक है सर। अब अगर आपको याद हो तो CAPM का ही हमने ग्राफिकल मॉडल पढ़ा था, SML। SML की फुल फॉर्म क्या थी? सिक्योरिटी मार्केट लाइन। क्लियर है? SML की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और कौन मुझे बताएगा क्या इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला सेम था? बिल्कुल, DR RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है जी। और इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इफ यू रिमेंबर, तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे। अब वो लाइन हम कैसे ड्रॉ करते थे वो भी याद कर लेते हैं। सर अगर आपको याद हो तो हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते थे बीटा को, और वाई एक्सिस पे हम रखते थे रिटर्न्स को। ठीक है ना? और हम सपोज करो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना? और लाइन ड्रॉ कैसे करी? मैंने बार बार बोला कि आपको ये चीजें यूज करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको RF RM दिया होगा, बीटा आप लेट करते रहना, तो आपके पास एक एक रिटर्न आती जाएगी, पॉइंट डाल के प्लॉटिंग कर देना। ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ, अगर कोई भी सिक्योरिटी SML के नीचे रह जाती है तो वो बेकार है, ऊपर आ जाती है तो अच्छी है। बेकार सिक्योरिटी को हम क्या बोलते थे? ओवर प्राइस्ड। अच्छी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते थे? अंडर प्राइस्ड। और अगर इसके एग्जैक्टली ऊपर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते थे? करेक्टली प्राइस्ड।
ठीक है जी, चलो जी बहुत बढ़िया। तो हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फंडा भी सीख लिया। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बताया ही हुआ है मैंने। आपको इक्वेशन के अंदर आर एफ भी गिवन होगा, आर एम भी गिवन होगा, बीटा आपने खुद लेट करना है। बीटा आप पहले 0 लेट कर लेना, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5। हालांकि दो ही पॉइंट अगर आपको ड्रॉ करने से, अगर 2 पॉइंट पता चल जाए तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर वो कोई एक गिवन सिक्योरिटी देता है और वो आपसे पूछता है कि इसके बारे में कमेंट करो ग्राफिकली, तो आपने उस सिक्योरिटी को प्लॉट कर देना। अगर वो नीचे आ रही होगी तो आप क्या बोलते ना, ये तो बेकार है, ओवर प्राइस। ऊपर आ रही होगी तो बहुत अच्छी है, अंडर प्राइस। और अगर एग्जैक्टली ऑन द लाइन होगी तो आपने क्या कमेंट करना है, दिस इज करेक्टली प्राइस्ड। क्लियर हो गया या नहीं? चलिए, अब जो हमने अगला टॉपिक पढ़ा था अपने पोर्टफोलियो के चैप्टर में, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक वाज कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स। ठीक है ना, वेट्स निकालना सीखा था हमने। आपको याद होगा कि जब हम वेट्स निकालने की बात करते थे तो या तो हमें गिवन होता था डिजायर्ड रिटर्न, या फिर हमें गिवन होता था डिजायर्ड रिस्क। कुछ याद आ रहा है हमें ऐसा? बिल्कुल। अब हमने क्वेश्चन कैसे करे थे वो भी मैं आपको याद कराता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ वेट वाले क्वेश्चन में ना, इफ यू रिमेंबर, तो यहां पर हमने आपका जो पोर्टफोलियो था उसको रिस्क फ्री सिक्योरिटी के साथ हमने मिक्स किया था। ठीक है ना, रिस्क फ्री सिक्योरिटी के साथ मिक्स करके एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करा था। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसके अंदर हम मार्केट से रिलेटेड रिस्क एंड रिटर्न देंगे, रिस्क फ्री से रिलेटेड आपको रिटर्न बताएंगे, और दोनों को आपने इस्तेमाल करके एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो हमें डिजायर्ड रिटर्न और डिजायर्ड रिस्क दे सके। क्लियर है? अब इसमें इफ यू रिमेंबर तो हमने बड़े सारे कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि आपको तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जो वेट्स होते हैं, वेट्स, मार्केट का वेट और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट, दोनों का वेट शुड बी इक्वल टू 1। कुछ याद आ रहा है हमें? बिल्कुल। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मार्केट का वेट एग्जैक्टली 1 हो जाए, इसका मतलब यू आर पुटिंग एंटायर मनी इन द मार्केट, सो वहां पर आपने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं डाला। अगर वेट ऑफ रिस्क फ्री इज 1 तो यू आर पुटिंग एंटायर मनी इन द रिस्क फ्री। अगर मैं कहूं कि मार्केट का वेट इज 1.2, दैट मींस यू आर पुटिंग एंटायर मनी इन द मार्केट प्लस आप 20% ऑफ द ओन फंड बोरो करके क्या वो भी मार्केट में डाल रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें हमने पढ़ी थी इफ यू रिमेंबर। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इन सब चीजों पे आपको कमेंट करना भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपको डिजायर्ड रिटर्न निकालनी है बेटा। ठीक है ना, मान लो मेरी डिजायर्ड रिटर्न मुझे 20% चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे बहुत सिंपल सी चीज बताई थी, वो क्या कि अगर आपको डिजायर्ड रिटर्न 20 चाहिए तो डिजायर्ड रिटर्न के बदले में आप क्या करो, रिटर्न का फॉर्मूला डाल दो। अब जब रिटर्न का फॉर्मूला डालेंगे तो कैसे डालेंगे, रिटर्न ऑफ मार्केट, वेट ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री इज इक्वल टू 20। अब ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी और वेट्स आपको निकालने थे। याद आ रहा है? अब मैंने आपको इसके अंदर एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया था, क्या, क्योंकि दोनों का वेट सम 1 है तो आप क्या करेंगे, किसी एक को क्या 1 माइनस वेट ऑफ दी अनदर यूज कर लेंगे। बिल्कुल। मान लो मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है 22%, ठीक है, और रिस्क फ्री का दिया हुआ है 8%, और वेट ऑफ मार्केट एज इट इज, और वेट ऑफ रिस्क फ्री को हम क्या लिख सकते थे, 1 माइनस वेट ऑफ मार्केट, क्या इज इक्वल टू 20। अब यहां से आप वेट ऑफ मार्केट कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा क्या उतना प्रतिशत ऑफ योर फंड शुड बी पुट इनटू द मार्केट टू अर्न द डिजायर्ड रिटर्न, एंड वट एवर इज लेफ्ट दैट शुड बी कहां पर जाना चाहिए, वो टू द वर्ड्स रिस्क फ्री। सिंपल, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आपने डिजायर्ड रिस्क भी पढ़ा था। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि वेन एवर यू मेक अ कॉम्बिनेशन विद रिस्क फ्री, सो हम लोग डिजायर्ड रिस्क के लिए एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला यूज करते थे और वो था रिस्क ऑफ मार्केट इंटू वेट ऑफ मार्केट इज इक्वल टू डिजायर्ड रिस्क। मैंने लॉजिक बताया हुआ है, बिकॉज जब आप बड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तो रिस्क फ्री का रिस्क क्योंकि 0 होगा तो क्या वो कट्टा कट्टा छोटा छोटा होता हुआ क्या इतना ही बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर एक हमने क्वेश्चन और पढ़ा था कंप्यूटेशन ऑफ वेट पर ही, वो भी आप लिख लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ वेट, जब आपको यह बताया गया था कि हमारा डिजायर सिर्फ क्या था, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। मतलब देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को समझो। एक में वो आपको क्वांटिफाई कर रहा है कि मुझे इतना रिस्क चाहिए, मुझे इतना रिटर्न चाहिए,
और इस वाले में वो आपको क्वांटिफाई नहीं कर रहा, वो सिंपली ये कह रहा है वेट निकालो ताकि मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाए। ध्यान रखना दोनों में बहुत फर्क है। यहां पर वो आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे रिस्क कितना चाहिए, वो कह रहा है आई वॉन्ट माई रिस्क शुड गेट मिनिमाइज्ड, माई रिस्क शुड गेट मिनिमाइज्ड। तो आपको याद होगा इसमें हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, व्हेन आर इज इक्वल टू -1, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अगर होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन नहीं होगा। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। अगर आर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 है तो हमने ऐसे पढ़ा था वेट ऑफ एक्स बराबर होगा रिस्क ऑफ वाई अपॉन रिस्क ऑफ एक्स प्लस रिस्क ऑफ वाई। ठीक है, और एक बारी एक का आ जाएगा तो क्या सेकंड का वेट 1 माइनस फर्स्ट का वेट करके निकल जाएगा? बिल्कुल। लेकिन अगर आर की वैल्यू -1 नहीं है तो वहां पर हमने एक थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। तो इसमें अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना? तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया था कि अगर आर की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है तो आप इस तरीके से वेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखना आपने दो बार वेट निकाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक बार आपने वेट निकाला जब आपको रिस्क और रिटर्न क्या चाहिए वो पता थी, तो आप सिर्फ उस वैल्यू से उसको इक्वेट करते थे। और एक में वो सिर्फ आपको इतना बोलेगा कि बताओ हम कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हमारा रिस्क मिनिमाइज्ड हो जाए। ही विल नॉट क्वांटिफाई द रिस्क टू यू। वो आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे रिस्क कितना चाहिए, वो सिर्फ ये कहेगा कि मिनिमाइज कर दो बस। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को इक्वेट नहीं करना, हमने डायरेक्ट ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। अगर आर की वैल्यू -1 है तो इस तरह से, और अगर नहीं है तो इस तरह से। और एक बार ही वेट ऑफ एक्स आ जाएगा तो 1 माइनस वेट ऑफ एक्स कर दीजिएगा, यू विल गेट वेट ऑफ वाई ऑल्सो। ठीक है जी? ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से हमें वेट्स निकालना आ गया, हमें कंबाइंड रिस्क निकालना आ गया, हमें कंबाइंड रिटर्न निकालना आ गया, हमें बीटा आ गया, हमें सीएपीएम से सिक्योरिटी का ओवर प्राइस अंडर प्राइस पता चल गया, हमें एसएमएल पता चल गया, सिक्योरिटी मार्केट लाइन से हमें कैसे प्लॉटिंग करनी है, और हमें कैसे पता लगाना है कि कोई भी सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, एंड ऑल दैट। क्लियर हो गया? एक बात हमेशा ही याद रखना, कई बार ये छोटी सी बात है, आई नो वैसे आपको पता होगा आज, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस। ठीक है ना? ये ध्यान रखना बेटा। कई बार बच्चा कहता है सर छोटी सी बात बता रहे हो, लेकिन नहीं, ये आपको पेपर में दिक्कत कर सकती है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा चैप्टरों को लिंक भी करेंगे। ठीक है? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, पढ़ा था ना हमने? अब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के चैप्टर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिक्योरिटी का जब अगर आपको फेयर वैल्यू पता लगाना हो, ठीक है ना, अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी का फेयर वैल्यूएशन पता लगाना हो तो हमने सिंपल से ये कहा था कि किसी भी सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। कुछ याद आ रहा है ऐसा हमें? बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, बस हम यही लाइन बोलते थे और हम निकाल लेते थे उसकी इंट्रिंसिक, यानी कि जो हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते समय हम लोगों ने बड़े सारे केसेस बनाए थे। केस 1, अगर हम मान लें कि हम परपीचुअल इन्वेस्ट करेंगे, या सपोज करो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ओनली फॉर 1 ईयर, तो कौन बताएगा? अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसका आज वैल्यूएशन क्या होगा? जो भी 1 साल बाद उसको मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही है। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने फर्स्ट ईयर में, सॉरी, हाँ, फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा था उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और सेकंड ईयर में डिविडेंड और जो प्राइस मिलेगा क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कुछ याद आ रहा है ना? ऐसे ही अगर आप 3 साल के लिए करोगे तो D1 की प्रेजेंट वैल्यू, D2 की प्रेजेंट वैल्यू, D3 विद P3 की प्रेजेंट वैल्यू। तो वो सब कैलकुलेट करके क्या हम लोग उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, कौन बताएगा कि इसी के अंदर हम लोगों ने फिर पढ़ा था कि अगर हम फॉर एवर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको याद हो कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर एवर तो उसमें हम केसेस बनाते थे। केस 1 में डिविडेंड कांस्टेंट, अगर कौन बताएगा? इफ डिविडेंड इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो हम वहां पर स्ट्रेट अवे बोल देते थे परपीचुइटी का फॉर्मूला लगाओ, डी अपॉन के ई। कुछ याद आ रहा है? के ई बोल दो, आई बोल दो, जैसे बोलना आप बोल सकते हो, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से कल पेपर ही है आपका,
तो फिर तो कोई मेरे को बताने वाली बात है ना। तो प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के या आई। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिविडेंड जो है उसमें कुछ ग्रोथ आएगी और वो ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है फॉर एवर, तो आपको याद होगा कि प्राइस कैसे निकलता था फिर वहां पर डी वन अपॉन के ई माइनस जी। कुछ याद आ रहा है ऐसा? पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है। तो प्राइस का फॉर्मूला आ जाता था डी वन अपॉन के ई माइनस जी, वेयर डी वन वॉज एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर वन, और वो कैसे निकलता था लास्ट ईयर डिविडेंड में वन ग्रोथ आप जोड़ दो तो हमें मिल जाता था एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर। और ये के ई क्या होती थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये मैं क्यों करा रहा हूं आप प्लीज समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को हम के ई बोलते थे, और जी वॉज ग्रोथ रेट जो कि कांस्टेंट फॉर एवर होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार ना के ई नहीं गिवन होता, तो आपको ना के ई निकालना होता है यूजिंग सीएपीएम। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसके साथ लिंक कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। अब वो क्या आया था मैं आपको लिखवा देता हूं, आप प्लीज क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। उन्होंने कहा रिस्क फ्री रेट है हमारा 8%, मार्केट का रिटर्न है 18%। ठीक है जी, और बीटा फैक्टर था 1.2। सपोज ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी। ठीक है। और कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड जो दिया था, सपोज करो वो 2 रुपए था, और कंपनी के डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है वो 10% है फॉर एवर पर एनम, जो कि कांस्टेंट है फॉर एवर, और आपसे बोल दिया गया पी जीरो निकालो। अब नॉर्मली पी जीरो निकालो के लिए हमारा दिमाग जाता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के चैप्टर में। अब पी जीरो निकालने के लिए बच्चे ने फटाफट से क्या करा, डी वन अपॉन के ई माइनस जी लिख दिया। अब डी वन का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर वन, लास्ट ईयर का डिविडेंड 2 रुपीज दिया था, ग्रोथ रेट 10% ली थी, तो क्या ये 2 रुपए 20 पैसे हो गया? बिल्कुल। और माइनस ग्रोथ रेट दिया हुआ है 10%। नाउ वी वर ट्रैप्ड इन के, तो के ई क्वेश्चन में था नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या विद द हेल्प ऑफ दिस क्या हम लोग सीएपीएम का इस्तेमाल करके क्या के ई निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो डिजायर्ड रिटर्न है ना, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से क्लास में बताया हुआ है मैंने। तो कौन बताएगा के ई निकालने के लिए? क्या 8 प्लस 1.2, 18 माइनस 8, तो 8 प्लस 1.2 इंटू 10, क्या ये 20% आ गया? बिल्कुल। तो यहाँ पे 0.20 लिख के क्या 22 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जरा इसको कंटिन्यूएशन में और आगे ले लेते हैं। ये जो आपने निकाला 22 रुपए, ये क्या है? एक्चुअल प्राइस है या फेयर वैल्यू? दिस इज फेयर वैल्यू। अब आगे हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि अगर सपोज एक्चुअल प्राइस 25 होगा तो क्या करोगे? आप बता दो। सर हमारे हिसाब से तो 22 होना चाहिए, बट अगर ये 25 है तो फिर वी विल नॉट बाय। वाई? बिकॉज मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू 22, एनीथिंग मोर देन दिस दिस इज ओवर वैल्यूड। अगर मैं कहूं कि मार्केट में वो 20 में मिल जाए तो सर बहुत अच्छा, दिस इज अंडर प्राइस। और अगर एग्जैक्ट 22 में मिल जाए तो दिस इज करेक्टली प्राइस। तो वी हैव टू कमेंट लाइक दिस। सो वी हैव टच्ड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी अलोंग विद पोर्टफोलियोज। तो ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन बनाकर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है सर। अब सवाल यहां पर नेक्स्ट आ जाता है, एक क्वेश्चन मैंने और कराया था जिसके अंदर डिविडेंड भी मिलेगा, ग्रोथ भी होगी, लेकिन ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होगी। ग्रोथ जो है वो वेरी करेगी, वेरीज। कुछ याद आ रहा है? तो उसके अंदर भी मैंने आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन कराया हुआ है, मैं एक बार फटाफट से याद करा देता हूं। सपोज करो लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको दिया हुआ है 10 रुपए। ठीक है। और ग्रोथ रेट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 5%, और ग्रोथ रेट दिया हुआ है सेकेंड ईयर का 10%, और ग्रोथ रेट दिया हुआ है थर्ड ईयर ऑनवर्ड 8% पर एनम फॉर एवर। अब कौन बताएगा किसी को? मैं आप देखो समझा नहीं सकता, मैं क्वेश्चन करा सकता हूं, आपने थोड़ा सा स्पीड में पकड़ना है इसको। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर 2 वे स्टेप था, इफ यू रिमेंबर। क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट कॉन्टिन्यूस कौन से ईयर से हो रही है? थर्ड ईयर से। तो वी कैन कैलकुलेट P2 फर्स्ट। तो P2 निकालने के लिए हमारा एक तरीका होता था, दैट वॉज D3 अपॉन के ई माइनस जी। सपोज यहाँ पे के ई भी दिया हुआ है 20%। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले P2 निकालते थे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या निकालते थे आप? P2। अब अगर आपको याद हो P2 निकल आए अगर, तो क्या P0 की वैल्यू निकालने के लिए D1 का प्रेजेंट वैल्यू, D2 का प्रेजेंट वैल्यू और P2 का प्रेजेंट वैल्यू, क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? तो आपको याद होगा इसमें हम 2 वे स्टेप्स में आंसर निकालते थे। पहले हम प्राइस डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं निकाल सकते, पहले हमें उस ईयर का प्राइस निकालना है जिस ईयर के नेक्स्ट ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही थी। क्लियर है? तो क्योंकि थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही थी तो हमने पहले P2 निकाला। यूजिंग P2 हम यहां से P0 निकालेंगे। आई एम वेरी श्योर कल पेपर है आपका, तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज आपको नहीं याद है।
ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो आप एकदम थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ। ठीक है जी, ठीक है सर। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में बस आपने यही पढ़ा था। इसके बाद हम चले गए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में। कौन बताएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये जो चैप्टर था इसमें बेसिकली हमें सिखाया गया था हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आपको याद होगा इसमें हमने केडी निकालना सीखा, केपी निकालना सीखा, केआरई निकालना सीखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखा। ठीक है, तो और इन सब के हमने फॉर्मूलाज बनाना सीखे थे। एक बार फटाफट से रिकैप करेंगे। केडी निकालने के लिए हम लोगों ने आपको 3 तरीके बताए थे। पहला, अगर आपको केडी निकालना है और अगर ये परपीचुअल है, अगर ये परपीचुअल है, परपीचुअल का मतलब फॉर एवर, तो आपने कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट अपॉन B0 इंटू 100। B0 का मतलब मैंने बताया था नेट प्रोसीड्स। और अगर ये रिडीमेबल है तो आपको याद होगा इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट प्लस RV माइनस B0 अपॉन N अपॉन RV प्लस B0 डिवाइड बाय 2। इंटू क्या करते थे? 100। और अगर हमारे को शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट कब लगता था? जब प्रीमियम नहीं होता था, डिस्काउंट नहीं होता था, ब्रोकरेज नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो वहां पर हम सीधा कूपन रेट इंटू 1 - टैक्स रेट कर देते थे, खत्म। ऐसे ही हमने केपी निकालना सीखा था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, बस इंटरेस्ट के बदले में हमने यहाँ पे लिखा था प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है ना, बस जहां जहां पे इंटरेस्ट है वहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड लिख दो। और मैंने बताया था कि क्योंकि डिबेंचर्स के केस में हमारे पास टैक्स सेविंग्स होती हैं इसलिए 1 - टैक्स रेट आता था। प्रेफरेंस के केस में पीडी देते हैं जब हम उनको, तो हमारे पास कोई टैक्स सेविंग नहीं होती, तो वहां पर आपने खाली 1 - T नहीं आएगा अगर आप केपी निकाल रहे हो तो। और हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वहां पे तो हमें सीडीटी देना पड़ता है, तो 1 + CDT आएगा। तो इनफैक्ट मैं अब ये भी मना करूंगा आपको। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर सीडीटी कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया कंपनीज के ऊपर से, तो इसका मतलब अब तो और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। तो क्या पीडी ही देना है हमें? ठीक है ना। अब बच्चा कहता है सर क्या हमारे को टैक्स भी लगेगा इसके अंदर? लगेगा तो नहीं बेटा, मैं तो जनरल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है सर, आप नोट डाल दीजिएगा। हालांकि आपने अपनी बुक में ज्यादातर क्वेश्चन विदाउट सीडीटी करे हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने केई निकालना सीखा था। तो आपको याद होगा केई निकालने के लिए हम लोगों ने बड़े सारे मेथड पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था डिविडेंड मेथड, एक आपने पढ़ा था डिविडेंड ग्रोथ मेथड। अब तो बड़े बच्चों वाले हैं सारे ये, नहीं। एक हमने पढ़ा था रियलाइज यील्ड अप्रोच मेथड, एक हमने पढ़ा था CAPM मेथड। अब देखो CAPM अब यहाँ पे फिर आ गया, तो मेरे ख्याल से CAPM तो देखो बार बार आ रहा है, तो ये हमने कर ही लिया है ना। डिविडेंड मेथड में तो सिंपली कुछ नहीं करना, D अपॉन हाँ जी, के का फॉर्मूला D/P0 × 100। ठीक है जी। और अगर हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा रहे हैं तो पेन को क्या हो गया? एक सेकेंड जरा। हाँ जी, अगर हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा रहे हैं तो कौन बताएगा? इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर मैंने आपको तरीका बताया था D1/P। देखो ये ना एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने जो पीछे पढ़ा था ना वहीं से डिराइव हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में आप पढ़ते थे D1/Ke - G। तो इन्होंने क्या करा, के को उधर ले गए, तो D1/P0 प्लस ग्रोथ कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। रियलाइज यील्ड अप्रोच के अंदर कुछ भी नहीं करना आपने। बताओ, ईयर एंड का प्राइस माइनस आज का प्राइस, और अगर कोई डिविडेंड मिला है तो वो डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ये रियलाइज यील्ड अप्रोच था। ठीक है सर। इसके बाद आपने निकालना सीखा था KRE। तो मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम KRE इज इक्वल टू के ही होता है। अगर पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज दिया हो तो के इंटू 1 - पर्सनल टैक्स इंटू 1 - ब्रोकरेज विल गिव यू क्या? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था केओ निकालना। केओ को हम बोलते थे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन बताएगा? जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे तो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था। यहाँ पे आप लिखेंगे सोर्सेस, यहाँ पे लिखेंगे उनके अमाउंट्स। ठीक है, और अगर आप WACC एट बुक वैल्यू निकाल रहे हो तो बुक वैल्यूज लिख देना। फिर यहाँ पे आप निकाल देना उनके वेट्स, यहाँ लिख देना COC और वेट इंटू COC कर देना। तो क्या जो भी आएगा क्या वो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप WACC निकाल रहे हो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स तो बस यहाँ पे बुक वैल्यू हटा के क्या लिख देना?
मार्केट वैल्यूज, खत्म। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस। ईवीए क्या होता था? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। इसके अंदर ना हम लोगों को कहा जाता था दो चीजों का डिफरेंस ले लो। एक तो नोपैट, याद होगा नोपैट कैसे निकालते थे? ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स रेट। ठीक है जी। माइनस हम करते थे इसमें से केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते थे टू फाइंड आउट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है जी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है सर। सर इसके बाद हमने एक चैप्टर और पढ़ा हुआ है, लीवरेज, लीवरेज एनालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। लीवरेज एनालिसिस बेसिकली आपको ये सिखाता था रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो तीन तरह की रिस्पॉन्सिवनेस आपने पढ़ी है, एक ऑपरेशनल, एक फाइनेंशियल और एक कंबाइंड। ठीक है। और ऑपरेशनल लीवरेज कैसे निकाले जाते थे आपको याद होगा, इसके मैंने दो दो फॉर्मूले सिखाए हैं, एक उनको क्वांटिफाई करने के लिए, एक उनका रिलेशनशिप फॉर्मूला। याद आ रहा है? कौन बताएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज वाज ड्यू टू ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क वाज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। और मैंने तरीका बताया था, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन, फिक्स कॉस्ट के नीचे कौन। आप फॉर्मूला बना दीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वेरी सिंपल। फाइनेंशियल लीवरेज वाज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क वाज बिकॉज ऑफ डेट और प्रेफरेंस। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 - टैक्स रेट। अगर क्वेश्चन में पीडी ना हो तो इसको इग्नोर कर देना, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर देना। और सीएल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ओएल इंटू एफएल। सिंपल। अगर आपको याद हो तो हमने फिर एक रिलेशनशिप फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। ऑपरेटिंग लीवरेज का रिलेशनशिप फॉर्मूलाज क्या पढ़ा था आपने? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी। और एफएल का पढ़ा था आपने परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप ईबीटी को रिप्लेस कर सकते हो विद ईपीएस ऑल्सो, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो आपके पास सीएल का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा ही याद रखना कि कई बार ऐसे लिखा होता है इफ सेल इज डबल्ड, तो कई बार डबल्ड को बच्चा 200% बोल देता है, डबल का मतलब 100%। ठीक है ना। और मैंने कहा इसको ऐसे याद किया करो, 100 वाली चीज अगर 200 की हो रही है तो इसमें कितना परसेंट चेंज आया। तो आपने क्या करना है, चेंज डिवाइड बाय बेस इनटू 100। तो आप क्या बोलोगे? इसमें 100% चेंज आया। ठीक है ना। इसमें कितना चेंज आया? 100% चेंज आया। ठीक है सर। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी हो गया डन। तो हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है ना। ईवीए भी हो गया हमारा, लीवरेज भी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो गया। ठीक है सर। इसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना। याद आ रहा है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर कंपनी का ईपीएस सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू फाइंड आउट अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम इसको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी बोलते हैं। कई लोग इस चैप्टर का नाम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बोलते हैं। उसमें आपको ईबीआईटी गिवन होता है। ठीक है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको ईपीएस टेस्ट करना होता है, और जहां पे आपका ईपीएस सबसे हाईएस्ट आ जाता है तो हम बोलते थे दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमम वन। और अगर आपको याद हो कि क्वेश्चन में अगर प्राइस अर्निंग रेशो गिवन हो तो मैं हमेशा क्या बोलता था, दैट डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकालते थे? ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो विल गिव यू मार्केट प्राइस। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, सम टाइम इट विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। डिपेंड्स कि क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशो गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो एमपीएस बेसिस पे, अदरवाइज ईपीएस बेसिस पे। ठीक है सर। और ईपीएस कैसे निकालते थे? आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा। ईबीआईटी में से आप माइनस करते थे पहले इंटरेस्ट, यू गेट ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्सेस, यू गेट ईएटी, ईएटी माइनस पीडी, यू गेट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू ईपीएस। तो इसको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है सर। इसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ठीक है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर का क्रक्स क्या था? इसमें हमें यह पढ़ाया गया था कि अगर हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ा या घटा दिया जाए तो क्या उसका चेंज हमारे केओ पर यानी कि ओवरऑल कॉस्ट पर
और क्या उसका इम्पैक्ट हमारी वैल्यू पर, फर्म की वैल्यूएशन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है? और इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक पढ़ा था एनआई, एक पढ़ा था एनओआई, एक पढ़ा था ट्रेडिशनल और एक पढ़ा था एमएम अप्रोच। सब ने अपने अपने इफ एंड बट्स के अंदर अपनी अपनी थ्योरम्स को प्रूव करने की कोशिश करी थी। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच का मानना था कि बिल्कुल इसका इम्पैक्ट होता है, और वो कैसे होता है वो भी याद करा देता हूं मैं आपको। नेट इनकम अप्रोच ने कहा था कि डेट का बढ़ना हमेशा याद रखना वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाएगा और ओवरऑल कॉस्ट को कम करेगा। इसका ये परसेप्शन था कि डेट जो होता है वो हमेशा इक्विटी से सस्ता होता है। क्योंकि डेट सस्ता होता है तो जितना डेट आप रेज करके अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाओगे, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट गिरेगी, और कॉस्ट गिरेगी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो एनओआई था वो एक न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। उसका ये मानना था कि डेट का बढ़ना कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाएगा, और फाइनेंशियल रिस्क के बढ़ने से कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो पैनिक करेगा, जिससे हमारी केई बढ़ जाएगी। तो जो बेनिफिट हमें डेट की वजह से मिलने थे दैट विल गेट रीप आउट ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ड्यू टू विच माई ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आपको याद हो तो एनओआई के अकॉर्डिंगली केओ में कोई चेंज नहीं आता, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आता, बट हाँ अगर हम डेट की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारी केई बढ़ जाती है। तो इस तरह से एनओआई ने बोला था। ट्रेडिशनल अप्रोच ने यह कहा था कि ये दोनों एक्सट्रीम बातें करते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जब आप धीरे धीरे डेट को बढ़ाओगे ना तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट गिरेगा, लेकिन एक टाइम आएगा अगर आपने उससे ज्यादा डेट बढ़ाया तो हमारा कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ये जो पॉइंट था ना, ये हमारा जो था दैट वाज कॉल्ड एज क्या, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर। तो अगर आप एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट के ऊपर खड़े हो ना तो हम मान के चलेंगे कि ये मेरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट होगा इन माय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कम होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट अपने मिनिमाइज पॉइंट पर आ जाए। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एमएम। एमएम वाज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एनओआई अप्रोच विद टैक्सेस। तो आपको याद होगा इसके अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी। अगर देयर इज नो टैक्स, क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो इसका ये मानना था लिवर्ड एंड अनलिवर्ड बोथ आर सेम, लिवर्ड फर्म की वैल्यू इज सेम एज अनलिवर्ड। और ये अनलिवर्ड कैसे निकालता था, इसके लिए इसने फॉर्मूला दिया था ईबीआईटी अपॉन केई, केओ कुछ भी करो। ठीक है, तो इसमें अगर आपको याद हो कि एमएम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अनलिवर्ड की, और बाद में आपने वैल्यू निकालनी है लिवर्ड की, ध्यान रखना। सिमिलर वे में अगर टैक्सेस गिवन है तो इसका यह मानना था कि जो लिवर्ड होगा ना वो अनलिवर्ड की वैल्यू में डेट इनटू टैक्स रेट, ये सब डेरिवेशन मैंने आपको दी हुई है, इस तरह से ऐड करके लिवर्ड की वैल्यू आएगी। और अनलिवर्ड कैसे निकालेंगे उस केस में, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में केई, केओ कुछ भी करो। ठीक है जी, और उसमें फिर ये प्लस कर दोगे तो आपके पास लिवर्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द वे वी यूज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड बाय एमएम अप्रोच। क्लियर है? और अगर आपको याद हो तो इसमें एक पॉइंट मैंने और बताया था, वो ये कि अगर ये डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज। और आर्बिट्रेज में क्या होगा, जो भी फर्म ओवर वैल्यूड होगी क्या वहां से शेयर्स बेच बेच के क्या लोग दूसरी फर्म में जाएंगे, और ये आर्बिट्रेज कंटिन्यूड रहेगा कब तक, जब तक आपका इक्विलिब्रियम जो है वो रीअटेन ना हो जाए। क्लियर है? ठीक है सर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एमएम अप्रोच। I am very sure capital structure theories is also clear now. So moving to the last chapter of unit 1, that is dividend decision. कौन मुझे बताएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसमें आपको ये पढ़ाया गया था कि क्या किसी भी कंपनी के लिए डिविडेंड डिसीजन रेलेवेंट है या नहीं, और इसका क्रक्स का बेसिक बहुत क्लियर था कि अगर ये हमारे मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेगा तो ये रेलेवेंट डिसीजन है, अदरवाइज ये रेलेवेंट डिसीजन नहीं है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो कौन बताएगा इसके अंदर? एक तो मैंने पढ़ाया था बच्चे वॉल्टर, एक हमने पढ़ा था जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन गॉर्डन कुछ भी बोलो, एक आपको याद होगा हमने रेसिडुअल थ्योरी पढ़ी थी, और एक हमने यहां पर भी पढ़ा था एमएम मॉडल। याद रखना बच्चे, इसकी थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर आपको एजम्पशंस भी थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी मैंने आपको पढ़ाई थी थ्योरी में, वो भी अच्छे से पढ़ कर जाना, उसकी भी एजम्पशन कई बार पेपर में आ जाती है। तो डिविडेंड का चैप्टर ओवरऑल 5 मार्क्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ फॉर्मूलाज वगैरह, बट आप मेक श्योर करना कि ये चैप्टर आप गलती से भी मत छोड़ के जाना,
5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 110% मिनिमम आएगा, 10 का भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, वॉल्टर मॉडल का ये मानना था कि ये एक रेलेवेंट है, डिविडेंड डिसीजन एक बहुत रेलेवेंट डिसीजन है, और अगर ये रेलेवेंट डिसीजन है तो इसका रीजन इसने बताया था क्योंकि इसके गलत डिसीजन लेने से प्राइस पर इसका इंपैक्ट आता है, ठीक है। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो इसने हमें एक पॉलिसी भी दी थी। पॉलिसी क्या थी कि अगर केई बड़ा है आर से, यानी कि शेयर होल्डर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर देन कंपनी के पास जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो फिर उस केस में 100% पे आउट होना चाहिए। और अगर के लेस देन आर है तो फिर 0% होना चाहिए, और के इक्वल टू आर है तो वो कहता है इनडिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्टर ने हमें अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक प्राइस फॉर्मूला भी दिया था, और वो क्या था, डी अपॉन के प्लस ई माइनस डी अपॉन के अपॉन के इंटू आर। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे ई क्या था, ईपीएस, डी क्या था, डीपीएस। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राइस निकालना सीखा था। ऐसे ही मॉडल पूरा सेम था जैसे वॉल्टर है, अजम्पशंस भी सेम थी, विद एक अजम्पशन इसकी एक्स्ट्रा थी, वो ये कि ग्रोथ रेट ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था रिटेंशन इनटू आर, बी इनटू आर, अगर आपको याद हो तो। और सेम चीज पॉलिसी भी उसकी सेम थी, और अपनी इस पॉलिसी के बेसिस पर उसने हमें एक फॉर्मूला दिया था। क्या था बताओ? बिल्कुल वही था जो आपने पीछे पढ़ा है, बताओ क्या, डी वन अपॉन के माइनस बी इंटू आर। यहाँ पर ये डी नहीं लिखता, याद करो, यहाँ पे लिखता है ये ई इंटू वन माइनस बी, ऐसे लिखता था। वन माइनस बी मतलब बी रिटेंशन, वन माइनस बी इज पे आउट इंटू अर्निंग इज डिविडेंड। सो डिविडेंड अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर। और इसमें एजम्पशंस में साफ बोला था के ई इज मोर देन बी इंटू आर, ये इसकी एजम्पशन थी। क्लियर है? रेसिडुअल का ये मानना था कि किसी भी कंपनी के लिए डिविडेंड डिसीजन कभी रेलेवेंट नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि शेयर होल्डर को रिटर्न चाहिए, और रिटर्न किस फॉर्म में आ रही है ये मैटर नहीं करता। इसीलिए कंपनी को रिटर्न देने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट पे पहला जोर लगाना चाहिए, और अगर कुछ बच जाए रेसिडुअल में तो क्या डिविडेंड देना चाहिए। तो रेसिडुअल थ्योरम के अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, और अगर कुछ बचेगा तो वी विल रेफर डिविडेंड्स। सो ये रेसिडुअल थ्योरम में आपने पढ़ा था। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था एमएम। एमएम का भी सेम मानना था। एमएम का मानना ये था कि एक शेयर होल्डर हमेशा रिटर्न्स के लिए बात करता है, वो फॉर्म ऑफ रिटर्न्स पे नहीं जाता कि आप किस फॉर्म में दे रहे हो। तो अगर आपने उसको 12% का कमिट करा हुआ है तो डिविडेंड आपने 12% नहीं देना, पहले आपने देखना है कि प्राइस की फॉर्म में वो कितना रिटर्न ले चुका है, और जो बच जाएगा क्या वो डिविडेंड की फॉर्म में देना है। क्या मतलब है इसका? एक फॉर्मूला मैंने कराया था, P0 यानी कि आज का प्राइस इनटू जो आपने कमिट किया था। सपोज आपने 10% का कमिट किया था, शुड बी इक्वल टू P1 प्लस T1। ये आपने तरीका पढ़ा था इन दी एमएम मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आपको याद हो तो आपको क्वेश्चन एक 10 नंबर का मैंने कराया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे, वो वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है बेटा, एमएम के अंदर। चलिए, तो ये हमारा डिविडेंड डिसीजन भी खत्म। तो लीजिए बेटा, यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई, पोर्टफोलियो का चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अभी सिर्फ 48 मिनट से 12 मिनट मेरे पास और है, बिकॉज मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता इस वीडियो को। सो मैं 12 मिनट के अंदर फटाफट से देखता हूँ मैं आपको और क्या करा सकता हूँ। चलो थोड़ा सा मैं आपको कैपिटल बजटिंग पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट। चलो 12 क्या, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं ना, 22 मिनट कर देते हैं। चलो, कैपिटल बजटिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा था एक बार याद कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हम लोगों ने एक तो पढ़ा था बेसिक लेवल, एक पढ़ा था एडवांस लेवल, ठीक है जी। कौन बताएगा फटाफट से? बेसिक लेवल में आप सबसे पहले क्या पढ़ते थे? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में सिर्फ आप ये चेक करते थे कि किसी भी कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम के अंदर कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं। उसमें हमने इनफ्लोज निकालने सीखे थे, आउटफ्लोज निकालने सीखे थे। यूजिंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फिर मैंने आपको बड़ी सारी टेक्निक्स पढ़ाई थी टू टेक डिसीजन, याद आ रहा है? और उन टेक्निक्स के अंदर अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आपने पढ़ी थी पे बैक पीरियड अप्रोच। पे बैक पीरियड अप्रोच का मतलब होता था कितने पीरियड में मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। सपोज पे बैक इज 3 इयर्स, तो इसका मतलब 3 साल में मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि प्रोजेक्ट वाई का पे बैक इज 4 ईयर, तो इसमें 4 साल में वापस मिलेगा। तो इसमें डिसीजन कैसे लेते थे? जिसका पे बैक कम होगा वो डेफिनेटली बेटर होगा। इसमें एक ड्रॉबैक था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें इग्नोर किया गया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसमें इग्नोर किया गया था, ठीक है। और बेस्ट जो था हमारा दैट वाज
एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। कौन बताएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल आपका पेपर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को हम यूज करते थे। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम बोलते थे एक्सेप्टेड, अगर एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम बोलते थे प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने एक पीआई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच। इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को रेशियो में डाल दें तो दैट विल गिव यू पीआई। और अगर यहाँ पे पीआई की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए या फिर पीआई की वैल्यू मोर देन 1 आ जाए तो एक्सेप्ट, और अगर पीआई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो हम रिजेक्ट कर देते थे। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। एनपीवी वर्सेस पीआई, कई बार ऐसा भी होगा कि एनपीवी कहेगा यस, पीआई बोलेगा नो। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ कैपिटल रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग का मतलब अगर फंड शॉर्टेज अगर चल रही है तो फिर उस केस में पीआई बेसिस इज बेटर देन एनपीवी। बट अगर आपके पास फंड शॉर्टेज नहीं है तो वी विल गो विद एनपीवी अप्रोच। हम किसके साथ जाएंगे? एनपीवी अप्रोच के साथ। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच भी हो गया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक आईआरआर अप्रोच। आईआरआर क्या होता था बेटा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, जो कि हमें बताता था प्रोजेक्ट रिटर्न। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रोजेक्ट रिटर्न निकालनी है तो दैट मीन्स आपको आईआरआर निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे? हमने कहा था कि प्रोजेक्ट रिटर्न एक ऐसा रिटर्न होता है जहां पर एनपीवी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पर जब तक एनपीवी जीरो ना आ जाए, क्या तब तक हम ट्रायल मारते हुए क्या हम एक रिटर्न निकालते थे, और दैट कॉल्ड एज आईआरआर। एक क्वेश्चन टेस्ट कर लेते हैं इंटरपोलेशन प्रोसेस से। सपोज करो कि हमने 10% पे एनपीवी निकाला और हमारा आंसर आ गया 2000। इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, प्रोजेक्ट के रिटर्न 10% से ज्यादा है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था फिर आप हिट एंड ट्रायल मार लो 12% पे। तो आपने जब 12% पे मारा तो आंसर आ गया -1000। तो इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, क्या आईआरआर इन दोनों के बीच में है। तो आईआरआर निकालने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन बताएगा? 10% प्लस। अब कितना प्लस करना है? तो दैट वाज वेरी सिंपल। कैसे? हम क्या करते थे, इसका गैप चेक करते थे। तो मुझे बताओ 2000 और -1000 टोटल गैप कितना है? 3000। तो कौन मुझे बताएगा कि अगर मुझे 3000 का फॉल चाहिए तो क्या हमें इसमें 2% ऐड करना है? बिल्कुल। बट आप मुझे बताओ, क्या आपको 2 से -1 पे आना था या 2000 से 0 पे आना था? 0 पे। तो आपको गैप कितना चाहिए था? 2000 का। तो इसको हम सॉल्व कर लेते थे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इंटरपोलेशन प्रोसेस से आईआरआर निकल जाता था। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपना हो गया खत्म। अच्छा, इसके बाद हमने एक पढ़ा था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच में कौन मुझे बताएगा, क्या हम लोग पेबैक ही निकालते थे बट यूजिंग नॉर्मल कैश फ्लोज या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज? बिल्कुल सही, यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो हम क्या करते थे, जो भी हमें कैश फ्लोज क्वेश्चन में गिवन होते थे उसको हम पीवीएफ टेबल से पहले मल्टीप्लाई करके निकालते थे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, फिर उसको हम क्यूमुलेट कर लेते थे और उसके बाद हम निकालते थे पेबैक पीरियड। ठीक है ना? ठीक है सर। एक हमने पढ़ा था एआरआर। कौन बताएगा, जब हम एआरआर पढ़ते हैं तो मैंने आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस बताया था कि बाकी सभी टेक्निक में आप यूज करते हो सीएफएटीज, और एक इकलौती एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इकलौती ऐसी टेक्निक है जहां पर आप यूज करते थे पैट। तो अगर पेपर में सीएफएटी गिवन है तो सीएफएटी कैसे निकलता था? डेप ऐड करके। पैट में डेप ऐड करके आप सीएफएटी निकालते थे। और सीएफएटी गिवन है और आपको पैट चाहिए तो क्या डेप वापस माइनस कर दो तो क्या मेरे पास पैट आ जाएगा। और फिर हम क्या करते थे, एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट विल गिव यू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आप नाम देना चाहो। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो ये हमने टेक्निक्स पढ़ी। फिर हम चले गए थे एडवांस वर्जन ऑफ कैपिटल बजटिंग पे। अब एडवांस वर्जन तो खैर बहुत बड़ा था, विल ट्राई बेस्ट, मैं जो थोड़ी बहुत चीजें बता सकता हूँ वो मैं बताता हूँ। कौन बताएगा एडवांस वर्जन ऑफ कैपिटल बजटिंग के अंदर? क्या नंबर 1 पे मैंने आपको पढ़ाया हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको समेशन ऑफ एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी करना। सिंपल सिंपल। फिर हमने पढ़ा था रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। रिस्क के लिए क्या हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखा था? बिल्कुल। और उसके लिए फॉर्मूला क्या था? याद करेंगे, समेशन ऑफ एनपीवी माइनस एनपीवी बार होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये रिस्क निकल आया। ठीक है ना? फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट भी जैसे अभी सिखाया था, रिटर्न सेम है, एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम है तो रिस्क, रिस्क सेम है तो एक्सपेक्टेड एनपीवी, अगर दोनों अलग है तो आपने क्या निकालना है? सीवी निकालना है। ठीक है।
तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी हो गया हमारा। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम लोगों ने निकालना सीखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीई अप्रोच, मेरे को लगता है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है, सर्टनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। इसमें हम लोग क्या करते थे, अनसर्टन कैश फ्लोज को उनके कॉरस्पॉन्डिंग सीई वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, क्या पहले सर्टन कैश फ्लोज बनाते थे, एंड सर्टन कैश फ्लोज को हम जब रिस्क फ्री से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हमारे पास निकल आ जाता था प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है ना? तो कुछ याद आ रहा है? उसमें फिर हम आरएडीआर यूज करते थे या रिस्क फ्री रेट? बिल्कुल सही, रिस्क फ्री रेट। तो सर्टनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में रिस्क फ्री रेट का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें सबसे पहले हम कॉलम बनाते थे अनसर्टन कैश फ्लोज का, उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग सीई वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास आ जाता था सर्टन कैश फ्लोज। फिर उनको हम रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करते थे तो हमारे पास आ जाता था प्रेजेंट वैल्यूज। और उसके बाद आप नॉर्मल जैसे आप एनपीवी निकालते हो आप निकाल लो। लेकिन अगर आप सीई अप्रोच यूज नहीं कर रहे हो तो फिर हम यूज करते हैं आरएडीआर। आरएडीआर की फुल फॉर्म इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। क्लियर है? ठीक है। अब कुछ बातें मैं ऐसे ही पूछूंगा, आपने जवाब देना है। कैपिटल रैशनिंग मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कैपिटल शॉर्ट हो जाती है तो, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे सिलेक्शन कैसे करते थे? तो आपको याद होगा उसमें हर केस में पहले हम क्या निकालते थे, पीआई। फिर हम पीआई के बेसिस पे क्या करते थे, रैंकिंग। और फिर उसके बाद हम करते थे सिलेक्शन। इसमें दो कैटेगरीज के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे। पहला, जब फर्स्ट कैटेगरी, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो डिविजिबल है। दूसरी कैटेगरी, जब प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, क्योंकि फिर हम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है तो फिर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं था। क्या वहां पर या तो पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा छोड़ दो। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है? ठीक है सर। तो रिवीजन है ना बेटा। अब मैं एक्चुअली में सही बताऊं ना, ये जो मैं क्लास बना रहा हूँ ना, इसका इंटेंट क्या पता है? इसका इंटेंट ये है कि एक बारी, क्योंकि सो मैसिव सिलेबस इज देयर आई नो, तो आपको एक बारी चीजें जो है ना, मैं जब बोलता हूँ ना तो कुछ चीजें अपने आप जो है दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं कि यस, हाँ हाँ हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था। ठीक है? ठीक है सर। अब ना मैं लास्ट के कुछ मिनट्स डेरिवेटिव का चैप्टर रिवाइज कराना चाहता हूँ। ठीक है? सो जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, ठीक है, आप लोगों के लिए नाउ टाइम इज ओवर। अब आप अपना पढ़िए। अब ये वाली जो पीरियड है ये आगे का, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स वालों के लिए। ठीक है? सो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आपको याद कराऊं कि आपने क्या पढ़ा था। डेरिवेटिव में आपको याद होगा आपने ऑप्शंस इन फ्यूचर्स पढ़ा है बेटा। ठीक है ना? ऑप्शंस के अंदर आपने दो तरह की ऑप्शंस पढ़ी हैं, एक कॉल और एक पुट। कॉल में आपने दो तरह के लोग पढ़े हैं, एक होल्डर और एक राइटर। पुट में भी दो तरह के लोग पढ़े हैं आपने, होल्डर और राइटर। होल्डर का मतलब होता है जिसके पास राइट होता है, और राइटर इज ऑलवेज अंडर ऑब्लिगेशन। कॉल का मतलब राइट टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल। पुट होल्डर का मतलब राइट टू सेल एंड राइटर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है ना? इस तरह से होता है। होल्डर हमेशा प्रीमियम देता है, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। किसको देता है? राइटर को देता है। क्लियर है? अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया कि कभी भी अगर आप सपोज करो कोई भी ट्रेड करते हो, और अगर मैं कहूँ कि उस चीज का स्ट्राइक प्राइस, चलो स्पॉट रेट चल रहा है मान लो 1,000, ठीक है ना, और आप स्ट्राइक भी 1,000 लेते हो, तो इसको बोलते हैं इन द मनी ट्रेड। बराबर का अगर आप स्ट्राइक ले रहे हो तो इसको, सॉरी, एट द मनी ट्रेड, आई एम रियली सॉरी, एट द मनी ट्रेड। ठीक है ना? लेकिन अगर आप कॉल ट्रेड कर रहे हो और यहां आप पुट ट्रेड कर रहे हो, सुनिएगा जरा ध्यान से, है ना, यहां कॉल ट्रेड कर रहे हो, यहां पुट ट्रेड कर रहे हो। ठीक है? कॉल के अंदर सपोज करो स्पॉट चल रहा था 1,000, ठीक है ना, और आपने स्ट्राइक जो था वो 900 ले लिया, कम ले लिया। सुनिएगा जरा ध्यान से।
जितना आप स्ट्राइक नीचे लेंगे इसको हम बोलते थे इन द मनी। पुट में उल्टा होता है बच्चे, अगर आपने स्ट्राइक ऊपर का ले लिया तो ये इन द मनी ट्रेड हो जाता है। बराबर लोगे तो एट द मनी दोनों के लिए। कॉल में जितना आप अंदर का लोगे इन द मनी, यानी कि अगर 1,000 रुपये तो चल ही रहा था और आप 900 रुपये में कॉल 900 में बाय करना चाह रहे हो तो आप इन द मनी ट्रेड ले रहे हो। तो मैंने आपको कहा था कि इसका प्रीमियम जो होगा ना वो हमेशा हायर होगा, ठीक है ना, इसका प्रीमियम हमेशा क्या होगा, हायर होगा। और यही चीज अगर आप स्पॉट चल रहा है 1,000 और अगर आप 1200-1300 का लोगे तो इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं और इसका प्रीमियम बहुत कम होता है, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग वैल्यूज पे निकालना सीखा था, वैल्यू ऑफ ऑप्शन और आपका प्रीमियम, जो भी प्रीमियम की वजह से आपका पे ऑफ क्या होगा। तो कौन बताएगा मुझे। सपोज करो कि आपने स्ट्राइक लिया हुआ है 1,000, ठीक है, 4 केस ले लेते हैं, और मार्केट प्राइस अगर मान लो नीचे रह गया, ठीक है ना, नीचे ही रह गया, राइट, या फिर मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। तो हर सिचुएशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कब एक्सरसाइज होगी कब लैप्स हो जाएगी। याद करेंगे, क्योंकि आपके पास राइट है टू बाय कितने में, 1,000 में, और अगर उस दिन वो चीज कितने की होगी, सस्ती होगी 900 की, तो एक्शन क्या होगा, लैप्स हो जाएगी, यहां पर एक्सरसाइज हो जाएगी। जब लैप्स हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर एक्सरसाइज हुई तो क्या दोनों का गैप, जो भी गैप होगा, क्या वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके लिए आपने जो भी प्रीमियम दिया होगा वो लेस कर दो तो क्या आपका प्रॉफिट निकल आएगा। नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। कौन बताएगा कि कॉल और पुट के अंदर जो होल्डर्स होते हैं उनका मैक्सिमम लॉस कितना होता है, प्रीमियम। मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम, और उनका गेन इन्फिनिटी तक होता है। राइटर्स का उल्टा होता है, राइटर्स का मैक्सिमम प्रॉफिट ही प्रीमियम होता है जो उनको मिला, और लॉस इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना। तो देखने में ऐसा लगता है कि होल्डर्स जो होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, ठीक है ना। बट अब रियल लाइफ में जैसे मैं भी आजकल हम लोग ट्रेड करते हैं तो मैं हमेशा राइटर बनता हूँ, ठीक है ना, मैं होल्डर नहीं बनता कभी भी। अब वो कभी मैं आपको पेपर दे लो आप, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट की क्लासेस लूंगा मैं बहुत सारी, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी आप बुकिश पढ़ो सिर्फ। सर अगर आपको याद हो तो आपने कॉल और पुट को मिलाकर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। आपने स्ट्रैडल बढ़ाया है, आपने स्ट्रैंगल बनाया है, कुछ याद आ रहा है। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में क्या होता था कि हम लोग कॉल और पुट दोनों ले लेते थे विद सेम स्ट्राइक, ठीक है ना। अब मार्केट अगर मान लो ऊपर चली जाती है तो कॉल एक्सरसाइज हो जाती थी, पुट लैप्स हो जाती थी, और अगर मान लो मार्केट नीचे चली जाती है तो पुट एक्सरसाइज हो जाएगी, कॉल लैप्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पे ऑफ निकालना भी सीखा था, ठीक है ना। तो स्ट्रैडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पर आप कॉल एंड पुट दोनों क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो विथ सेम स्ट्राइक। और स्ट्रैंगल के अंदर क्या होता है कि इसमें भी आप कॉल और पुट दोनों बाय तो कर रहे हो बट यहां पर आपका स्ट्राइक अलग होगा, different strikes. So when you are doing at different strike, so this is called as triangle. When you are taking it as the same strike, it will be called as straddle. कुछ याद आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ हमने ऐसे पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। सपोज करो 1,000 के स्ट्राइक पर, मैं आपको अभी भी अपना करंट रेट दिखाऊंगा ना, तो मैंने एक स्ट्रैडल लिया हुआ है। आज 25 तारीख है ना, तो मैंने कल 24 दिसंबर को, आज तो छुट्टी थी, एक स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी ली थी मैंने कॉल और पुट की, ठीक है ना। तो मैंने बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल लिया था, 250 मैंने कॉल ऑप्शन बाय करी हुई है और 250 मैंने पुट ऑप्शन बाय करी हुई है विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 30,500। अगर मान लो मंडे को ऊपर चली जाती है तो मेरे कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, पुट में लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट 30,500 से नीचे जाती है तो पुट में प्रॉफिट आएगा, कॉल में लॉस आएगा। सो मुझे अब देखना है कि कौन सी पोजीशन जो है मुझे मंडे को, दोनों में से कोई एक तो प्रॉफिट होएगा ही होएगा, तो वो प्रॉफिट पोजीशन हम काट के दूसरी वाली को रिटेन करेंगे।
तो वो सीखेंगे हम लोग लाइव में कैसे करते हैं ना। बट फिलहाल आपने क्वेश्चन सारे मैंने कराए हुए हैं, आपने बस वहां से उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शन, प्रीमियम कैसे निकालते थे। एक मैंने आपको याद होगा रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल कराया था। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल के अंदर हमने ये सीखा था कि हमें कैसे पता चलता है कि अगर अगर मान लो दो मॉडल कराए थे अगर आपको याद हो तो। एक मैंने पढ़ाया था रिस्क न्यूट्रलाइजेशन और एक मैंने आपको पढ़ाया था बाइनोमियल मॉडल, जिसमें मैंने आपको प्रीमियम निकालना सिखाया था। ठीक है ना। अभी आज मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन में फोन भी आया था कि सर अगर इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना चाहिए। तो देखो आपको रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल मुझे लगता है कंपैरेटिवली इजी लगता होगा एज कंपेयर टू बाइनोमियल मॉडल। तो आप रिस्क न्यूट्रलाइजेशन लगा देना, बट अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया यूजिंग बाइनोमियल मॉडल फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, तो मेरे ख्याल से आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको थोड़े से समय में जितना करा सकता हूँ वी विल बी डिस्कसिंग। सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और प्लीज पेपर को ना बड़े ढंग से करिएगा, बिकॉज पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ के किए हुए क्वेश्चन आए। ऐसा हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके हाथ से किए हुए भी आ सकते हैं, बट पेपर में एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता है कि क्वेश्चन की ना लेंथ वो जान के बढ़ा देता है। ठीक है ना। और जब वो क्वेश्चन की लेंथ जान के बढ़ा देता है ताकि आप गुमराह हो जाओ, आप गुम जाओ, आपको लगे कि यार मैं क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पा रहा हूं। और याद रखना वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल में एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से क्वेश्चन जरूर आता है। कैश मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ छूट रहा है तो कैश मैनेजमेंट छोड़ देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाउमल्स मॉडल उसके अंदर से कर लेना। रिसीवेबल मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। सो वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर पेपर को थॉरोली पहले पढ़ो फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो। ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।